हेलो एवरीवन। देखो, आज हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। और इसमें आज का जो लेक्चर रहेगा, मेन फोकस इसमें रहेगा जो बेसिक टर्म अपन यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अच्छा, ये एनसीईआरटी में भी एक सिंपल चैप्टर के नाम से है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें चीज़ें बहुत बेसिक ही हैं, जैसा कि नाम से लग रहा है, ठीक है। हम उन चीज़ों को तो रखेंगे ही जो वहाँ थी, लेकिन उनसे भी जो भी हमारे जेईई मेंस तक के लेवल के लिए ज़रूरी है, और दूसरा जो भी इस चैप्टर को या आगे पूरी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो बेसिक टर्म है वो जानना ज़रूरी है, तो उन सब के बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं हम। सबसे पहली बात आती है एटम की, और इन सब सिलसिले में जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्या फॉलो करेंगे, शेड्यूल क्या करेंगे, ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें पहले ही इलेबोरेट कर रखी हैं, ठीक है। अब देखो कैसे चीज़ें सिस्टमेटिक चलाएंगे, एक प्रॉपर अप्रोच कैसे फॉलो करेंगे, पूरे सेशन है वो मैंने बता रखी है, वही हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि भैया एटम क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, एटम की तुम्हें 50 डेफिनेशन कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन जो काम की और सटीक है ना, वो बहुत सिंपल सी बात है। क्या? एटम इज अ न्यूट्रल एंटिटी, ठीक है, समझ गए। एटम इज अ न्यूट्रल एंटिटी। कैसे? एटम के बारे में सबको पता है भैया, क्या पता है कि ये एटम है जैसे, ठीक है, और मैं ऐसे नहीं बना रहा, मतलब इतना तो पता ही है कि यहाँ न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन है और इसमें न्यूट्रॉन है, ठीक है। और बाहर क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मैंने क्या बोला? बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तुम्हारा, ठीक है। तो वही डेफिनेशन है, और किसी चीज में जाओ ही मत। जैसे बता दिया जा रहा है ना कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है एटम की, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो वो क्या है? यही है, ठीक है। क्या? एटम इज अ न्यूट्रल एंटिटी विच कंप्राइज। अच्छा, क्या सर हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है? बिल्कुल याद नहीं रखनी है, ठीक है। हम उस स्टेज में नहीं है। अगर हम बोर्ड देने जा रहे हैं और बोर्ड में तो ये 11th का टॉपिक है, फिर भी काम की नहीं है, ठीक है। तो हमें याद नहीं रखनी है, बस समझनी है कि एटम बोले तो एटम का मतलब क्या है, बस इतना सा, ठीक है। विच कंप्राइज न्यूक्लियस, ठीक है। क्या है भैया? एटम एक ऐसी न्यूट्रल एंटिटी है जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। और न्यूक्लियस विच इज, अब बात हो रही है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस विच इज मेड अप ऑफ किस किस से मिलके बना हुआ है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड सराउंडेड बाई, इनसे तो मिलके बना हुआ है, लेकिन आजू बाजू क्या है? चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है, कि भैया एटम क्या है? एक न्यूट्रल एंटिटी, हमने समझ लिया मतलब क्या है इसका, ठीक है। अच्छा सर, मतलब न्यूट्रल होगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। और इसमें क्या होगा? एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ क्या है तुम्हारा? सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, चारों तरफ है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। चलो जी, आगे बात करते हैं। फिर एक बेसिक डेफिनेशन ये हो गई। आगे अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है जी बताओ? मॉलिक्यूल है स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। अच्छा, और क्या है साथ में इक्वालिटी इसकी? एंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या समझ में आया यहां से? ये जो लाइन बोली है मैंने, पढ़ के बताओ इसको कि क्या मतलब निकला इसका, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है? एक स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब भैया एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है।
एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा और वहीं पे मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। अच्छा सर ऐसा भी कुछ सीन है क्या? अच्छा मॉलिक्यूल के कुछ उदाहरण बताओ। जैसे N2 ये भी एक मॉलिक्यूल है। अच्छा सर N2O ये भी एक मॉलिक्यूल है। सर H2O वाटर मॉलिक्यूल है। सर बिल्कुल है, सारे के सारे हैं, ठीक है। अच्छा देखो N2 को अपन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, ये डाई एटॉमिक मतलब दो एटम से मिलके बना हुआ, एक N दूसरा N, दो से मिलके बना हुआ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा सर यहाँ तक चीज़ें ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। सर एटम आपने बोला ये होता है, मॉलिक्यूल आपने बोला है, और मैं फिर वापस कह रहा हूँ क्या ये चीज़ें डेफिनेशन हमें याद रखनी है? नहीं, हमें कहीं लिख के नहीं आनी, जो याद होनी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट, बस थोड़ी सी समझी हुई होनी चाहिए चीज़ें। अच्छा सर ठीक है फिर, है ना, यहाँ तक ठीक है। अच्छा सर कंपाउंड भी कुछ होता है दुनिया में? जी बिल्कुल होता है। कंपाउंड क्या है? देखो मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ H2O जैसे वाटर मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, ठीक है। जैसे H2O की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कैसे किस किस से मिलके बना हुआ है? व्हेन टू और मोर, यहाँ ये चीज़ ध्यान दो, कम से कम दो और दो से ज़्यादा, ठीक है। व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ different elements combine in, समझ में आएगा अभी, जस्ट बता रहा हूं मैं कैसे आएगा, ठीक है। combine in definite ratio, ठीक है। अच्छा यहाँ हो क्या रहा है, H2O में हुआ क्या है, समझो इस बात को, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसी को क्या कह रहे हैं अपन? कंपाउंड कह रहे हैं, ठीक है। उसी मॉलिक्यूल को क्या कह रहे हैं हम? कंपाउंड कह रहे हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें टू और मोर एटम्स, ध्यान दो N2 जब मैंने लिखा था सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एटम थे इसमें, ठीक है। लेकिन कंपाउंड के लिए मैंने H2O को क्यों बोला, N2 को क्यों नहीं बोला कंपाउंड? क्योंकि कंपाउंड की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जब दो और दो से ज्यादा एटम, यहां पे तो क्या है, और वो भी कैसे? डिफरेंट एलिमेंट के, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके एटम कंबाइन हुए हैं। हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन हुए हैं, ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन हुआ है, और लिखा भी है इन आर डेफिनेट रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, तभी जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बात क्लियर हो गई? जैसे C12H22O11 की अगर मैं बात करूं, जिसे हम कहते हैं सुक्रोज। अरे तुम्हारे घरों में जो चीनी होती है खाते हो, सुक्रोज ही तो है वो, ठीक है। अच्छा C12 है, H22O11 है, ठीक है। सर इसमें क्या हुआ? इसमें 12 तो कार्बन के एटम, 12 कार्बन के एटम, ठीक है, और 22 हाइड्रोजन एटम और 11 ऑक्सीजन एटम्स, ये कंबाइन हुए हैं। और किस रेशियो में? 12, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन हुए हैं? 12:22:11, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हुए हैं, तब बनाया है तुम्हारा कंपाउंड, ठीक है। सर चीजें समझ में तो आ रही हैं, बढ़िया चल रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको नोट करो, उसके बाद आगे की चीजें बताएंगे, पहले बेसिक सीखेंगे सारे के सारे, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करो। एटम हो गया अपना, मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गया, आगे लिखो एलिमेंट। क्या लिख रहे हैं? एलिमेंट। अच्छा सर ये क्या चीज़ है? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं अपन, पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं अपन? जितना भी रिप्रेजेंटेशन है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? वो है तुम्हारा एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में अगर कहीं पे भी दिखा रखी है तो वो क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। मतलब कहीं भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है? ZXA। ये क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये क्या है? मास नंबर, क्या है? मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर है
और ये है मास नंबर। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं पे भी मैंने पीरियोडिक टेबल में दिखा रखा है हाइड्रोजन, ठीक है, मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, मतलब ये प्योर हाइड्रोजन है, इसमें कोई दूसरा और एलिमेंट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम को ये इंडिकेट कर रहा है। हाइड्रोजन के इसमें लाखों करोड़ एटम हो सकते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, मतलब इसमें, लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which comprise only one type of atoms, ठीक है, which comprise only one type of atoms। और ये क्या दिखाया है मैंने तुम्हें जेड एक्स के माध्यम से? क्या है ये किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में इसी तरीके से दिखा के रखते हैं, और कोई अगर न्यूट्रल एटम है, हाँ जी, फॉर न्यूट्रल एटम, कोई अगर न्यूट्रल एटम है, उस केस में क्या लिखेंगे बताओ? अगर न्यूट्रल एटम है तो ए किसके बराबर है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अच्छा सर, इस बात को थोड़ा और जस्टिफाई करिए सर, समझ नहीं आया ज़्यादा। चलो, उससे पहले हम एटम में जो जो एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, उनके बारे में बेसिक जानकारी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, क्या क्या है एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल है ना? कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हैं? हाँ, एटम के अंदर के देखो, लिख लो, एक टेबल बनाओ सिंपल सी, पार्टिकल, ठीक है जी। यहां पे उसका रिप्रेजेंटेशन उस पार्टिकल का, ठीक है, और यहां पे चार्ज, और यहां पे लिख लो मास। बात क्लियर हो गई? पार्टिकल की मैं बात करूं कौन कौन से हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। यही 3 तो थे। तुमने क्या बोला था कि एटम क्या है? एटम वो न्यूट्रल स्पीसीज है, वो न्यूट्रल एंटिटी है जिसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर है तुम्हारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। 3 ही तो इससे थे, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? हाँ जी, प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं? 1H1 या फिर 1P1 तुम्हें लिखा मिल सकता है कहीं पर, ठीक है, 1H1 नॉर्मली लिखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन -1E0, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, या फिर बीटा पार्टिकल भी लिखा मिल सकता है कहीं पे, और बीटा, और न्यूट्रॉन क्या है? 0n1। बात क्लियर हो गई? अच्छा सर, चार्ज क्या है? क्या लग रहा है चार्ज? हाँ जी, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे क्या क्या चार्ज है सर? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे तो सर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है सर, ठीक है। अगर मास की मैं बात करूं तो मास बताओ? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का मास में अगर लिखना चाहूँ तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन का मास बता दो सर? 1.6722 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास सर 1.6749 इंटू 10⁻27 kg। क्या सर हमें ये टेबल याद रखनी चाहिए? कितनी हेल्पफुल रहेगी, बहुत बढ़िया काम की टेबल है ये, ठीक है। तो यहां से मैं ऐसा बता सकता हूं क्या, एक रफ एस्टिमेशन, कि मास ऑफ, हाँ जी, प्रोटॉन इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात ठीक लग रही है क्या? हाँ, बोली जा सकती है कि नहीं बोली जा सकती चीज, बताओ? बोली जा सकती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, ऑप्शन में सर दे रखा है 1840, क्या वो कर सकते हैं? अगर नहीं दे रखा और कोई करीबी 1836 के तो 1840 कर दो।
अप्रोक्सीमेटली इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्या समझ में आई कि भैया कोई अगर न्यूट्रल एटम है तो उसके केस में क्या होगा, मास नंबर जो लिखेंगे हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर लिखेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, कोई अगर न्यूट्रल एटम है तो। अच्छा सर, ठीक है, यहाँ तक हाल। अब मेरे को बात बताओ, कहीं पे लिखा हुआ है, सिंपल से एक एग्जांपल ले लूँ मैं, 11Na23, ठीक है। इसमें अगर काउंट करने हैं मेरे को, हाँ जी बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो कैसे दिखाएंगे हम, कैसे लिखेंगे ये बताओ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड, ठीक है। जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड, ठीक है। यहाँ पे जेड किसके बराबर है, 11 के, मतलब यही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और यही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ हमें बताने हैं अगर कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या लिखा हुआ, हमने क्या लिखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ए के बराबर हैं, तो 11 हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हें नहीं पता है, ये बराबर है ए के, ए कितना है 23, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ गए तुम्हारे 12, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है, सही है हाल यहाँ तक, बढ़िया है, ठीक है। चलो जी, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दो कि कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन H2SO4। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन H2SO4। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन तो तुम्हें आता है ना, क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन है तो 1H1 है, मैं बता देता हूँ रिप्रेजेंटेशन इनका कैसे लिखोगे। सल्फर है तो 16S32 है, अच्छा, ऑक्सीजन है तो 8O16 है, अच्छा। और देखो पहली चीज, आज का सबसे पहला होमवर्क क्या है तुम्हारा, जाके पहले तो पीरियोडिक टेबल की शक्ल देखनी है, जितनी याद हो जाए उतनी याद करनी है। समझ जाओगे ना कि उसमें जो भी ZX से लिखा हुआ है वो क्या है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल याद करने का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है, एलिमेंट का नोटेशन, ठीक है, ये X, ये पता होना चाहिए हमें। सेशन खत्म होगा, पीरियोडिक टेबल जब हम खुद पढ़ेंगे तब मैं तो तरीका भी बताऊंगा, तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करनी है, वो बात अलग है, बात की बात है वो, ठीक है। पर अभी से हम उसे देखते हुए चलेंगे। पीरियोडिक टेबल अभी से दिमाग में बिठा लो कि पीरियोडिक टेबल जाके आज ही पढ़नी है हमें। पीरियोडिक टेबल, वो टेबल सिर्फ पढ़नी है, चैप्टर नहीं पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के नाम पे ना, वो सिर्फ टेबल पढ़नी है, ठीक है। 1H1, 16S32, 8O16, ये हैं, इनका बारे में तुम्हें पता है। तुमसे पूछा है कि कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अभी जो हाइड्रोजन का एक जो रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, अगर चीज़ें न्यूट्रल हैं तो बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, तो एक है, लेकिन ये हैं कितने एक्चुअल में, दो, तो 2 into 1 लिख दिया मैंने। बात समझ में आ गई, कैसे आ गया 2 into 1, वापस बता रहा हूँ। एक अगर हाइड्रोजन का एटम होता, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते, एक होता, लेकिन है कितने, दो, तो 2 into 1 कर दिया। इसी तरीके से सल्फर, हाँ जी ये रहा सल्फर अपना, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही एटम है और एक ही में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ नहीं है, तो कोई आयन नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है, न्यूट्रल रिप्रेजेंटेशन है, तो 16S32 है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16, प्लस बचा ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन में कितने हैं, 8, अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, जेड के, ठीक है, 8 इंटू, लेकिन अगर एक में ही है तो, लेकिन ये हैं कितने, 4, तो 8 into 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल बताओ, 8 into 4 32, और 16 48, और 2 50, ठीक है यहाँ तक सर। अच्छा प्रोटॉन बताओ, इसी तरीके से जैसे काउंट किए थे डिट्टो सेम ही आएंगे, प्रोटॉन तो है ना,
2 × 1 प्लस 16 प्लस 8 × 4, मतलब सर ये भी इतने ही है, काउंट करने हैं, ठीक है, जैसे तरीका बताया हुआ बिल्कुल। सर न्यूट्रॉन और बता दो, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखने हैं हमें टोटल। अच्छा यहाँ बताओ न्यूट्रॉन कैसे लिखेंगे। हाँ प्रोटॉन तो मैं पता है, न्यूट्रॉन लिखने हैं, तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, A-P या A-Z लिख दूँ मैं, यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मेरे को लिखने हैं, क्या हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर हैं, A-Z के बराबर, ठीक है सीन। तो यहाँ से कितने आ गए, 1 - 1 मतलब 0, और 0 का मल्टीप्लाई तो 2 से भी कर लो तो तुम 0 ही रहना है, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ बताओ 32 - 16 मतलब 16 सर, और है कितना, अकेला ही है सल्फर, एक ही एटम है, ठीक है सर। आगे ऑक्सीजन के बारे में बताओ, 8 16 - 8 8 लिखा है, ये वाला 8 नहीं लिखा है, वो 16 - 8 करके 8 आ रहा है तो वो 8 लिखा है, इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू निकल के 48। तुमसे पूछ सकता है, ठीक है, बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक समझ रहे हैं अपन अभी, है ना। तो तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, प्रोटॉन कैसे निकालने हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालने हैं, ठीक है। इसको नोट करो एक बार, फिर आगे बात करेंगे। आगे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करना सीख लिया। अगली हेडिंग लिखो AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या चीज़ है देखते हैं जी, क्या चीज़ है, ब्रैकेट में लिख दो AMU या फिर U, ठीक है, U से भी लिख देते हैं आजकल इससे, है ना। AMU एटॉमिक मास यूनिट, क्या मतलब है इसका, कैसे लिखेंगे इसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे लिखते हैं वो देखो, इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, 1/12 इंटू क्या है ये, मास ऑफ, बहुत अच्छे से सुनना इसे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। समझ नहीं है ये चीज़, ठीक है, जो बोला जा रहा है क्या मतलब है इसका, मास 1 AMU किसके बराबर है, 112 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप के बराबर है। अच्छा सर इसका क्या मतलब, अच्छा एक बात बताओ, आइसोटोप किन को कहते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, जैसे 6C12 और 6C14, ये दोनों क्या हैं, आइसोटोप हैं। आइसोटोप का क्या मतलब है, जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, ये तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, मतलब बहुत कम जिंदा रहता है, ऐसा क्या नहीं, ऐसा मतलब नहीं, ठीक है, सारे रेडियो एक्टिव के साथ ऐसा नहीं होता है। इसकी हाफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, 57-70 ईयर्स है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है वैसे, है ना। तो मतलब कार्बन में अगर बात करें तो लगभग 99.5% ये पाया जाता है, ठीक है, टोटल कार्बन जितना पाया जाएगा उसका 99.5% अप्रोक्सीमेटली याद नहीं रखना है, नॉर्मल आइडिया दे रहा हूँ, तो ज़्यादातर मतलब यही पाया जाता है, ठीक है, ये बहुत कम पाया जाता है, तो हम जनरली बात करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ स्पेसिफाई भी कर दिया कि भैया कार्बन बात कर रहे हैं तो 6C12 की बात की जा रही है, 6C14 नहीं सोचना है, ठीक है, ये स्पेसिफाई कर दी गई है बात तुम्हारे लिए पहले से ही, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 AMU किसके बराबर है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अच्छा ध्यान से सुनो, इस बात को समझो, ठीक है, क्या समझना है सर, एक एटम का मास लिखेंगे, एटम के अंदर क्या क्या है, 6, मतलब कार्बन की बात करें 6C12 की, क्या है इसमें, 6 प्रोटॉन है सर, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल मास किसके बराबर हो गया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप का 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन सर, 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर, ठीक है।
सर एक बात आपने और बोली थी अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई थी कि सर मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लगभग बराबर है 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अच्छा सर, तो जोड़ने के टाइम पे हम क्या इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं जी, ठीक है। मास अगर हम ऐड कर रहे हैं तो बात क्लियर हो गई, मान सकते हैं ना, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू भी 10 टू द पावर माइनस में बहुत ज़्यादा कम है अपने आप में, ठीक है। और इसके एडिशन में भी इसको हम नेगलेक्ट मान लिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मास ऑफ वन एटम क्या लिख दिया हमने, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तुमने देखा था मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम थे, ठीक है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू एम, सॉरी 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और जबकि एम पी और एम एन लगभग बराबर हैं, ठीक है। तो क्या लिखा जा सकता है इन दोनों को, 6 प्लस 6 मतलब क्या हो गया, ये 12 एम हो गया सीधा का सीधा, ठीक है। 12 एम हो गया इंटू 1/12 एम, या फिर इसकी वैल्यू लिख दूं मैं, कितनी थी 1.66 या 1.67 जो भी लिखी हुई थी, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, अगर kg में लिखना चाह रहे हैं तो हम, ठीक है। और अगर ग्राम में लिखना चाह रहे हैं तो 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.66 लिख लो 67 लिख लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू निकल के 1 AMU की, 1 AMU किसके बराबर आ गया, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। सर ये तो ठीक है, सिंपल सा ही आ गया कुछ, है ना। 1 AMU की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। लिखना कैसे है, हमें लिखना ये है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक टर्म और होती है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, RAM। इसका मतलब क्या है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम रियल लाइफ में ऐसे समझते हैं कि हमें अगर वेट मेजर करना था, पुराने टाइम पे मेरे को अपना वजन तोलना था, तो मैं अपना वजन तोलना था, तो क्या कर रहे थे पहले, सबसे पहले तुमने किलोग्राम को डिफाइन किया, ये किलोग्राम को डिफाइन कर रहे थे, इसलिए हमने AMU को डिफाइन कर लिया यहाँ पे कि भैया AMU कुछ है, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे मान लिया कि मेरा वेट है 70 kg, ठीक है। अच्छा जी सर, ठीक है, आपका वेट 70 kg है, इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ना 1 kg के रेस्पेक्ट में 70 टाइम्स है, क्या बोला मैंने, 1 kg के रेस्पेक्ट में 70 टाइम्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे, अब इसको ध्यान से समझना, यही कॉन्सेप्ट इसमें है, ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या चीज है सर, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और नीचे आ गया AMU। ये इसको डिफाइन करने का तरीका है, मतलब AMU के रेस्पेक्ट में कोई कितने टाइम्स है, समझते हैं, जैसे समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने कह दिया हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा, तुमने सीधा लिख दिया भैया, कैसे कि 1H1 है सर, 1H1 है, ठीक है। अच्छा सर, तो एक एटम का मास क्या होगा, एटम में है क्या क्या सर, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, क्या लिख रहे हो तुम, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है एटम में, ठीक है सर, बात क्लियर है। तो मतलब 1 + 1 कितना हो गया, 2 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू क्या है, AMU के बराबर ही तो है, तो मैं इसे सीधा लिख सकता हूँ ना, क्या है ये 2 AMU है, और नीचे क्या है, नीचे तो AMU ही है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी आई, 2 निकल के आई। मतलब यहाँ से एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं आ रही है यहाँ से। अच्छा, एटॉमिक मास की यूनिट क्या आ जाएगी सर यहाँ से, एटॉमिक मास मतलब क्या है, अगर मैं एटॉमिक मास लिखना चाहूं इसका मतलब क्या है, मास ऑफ वन एटम है सर इसका मतलब। अच्छा जी, बिल्कुल, मतलब और इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई इसकी, एक एटम के मास की यूनिट क्या लिख रहे हैं हम हमेशा से, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, क्या लिखा है AMU, तो यूनिट आ रही है,
यूनिट क्या है इसकी, AMU और U, ठीक है। अच्छा सर, ये चीज़ तो समझ में आ गई। और क्या मास ऑफ वन एटम क्या लिख सकता हूँ, RAM इंटू AMU भी लिख सकता हूँ ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, RAM इंटू AMU भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे मान लो यहाँ से 2 आ गया तो 2 AMU, या फिर डायरेक्ट लिख दो, वही तो बात है, समझ गया। लिखने का मतलब है AMU क्या है, यूनिट है इसकी, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या देगा, एक वैल्यू देगा, तो एटॉमिक मास लिख देंगे। समझ गए ना, सारी पॉसिबिलिटी में लिखा रहा हूं तुम्हें कि क्या क्या पॉसिबल है इसके पीछे। बात क्लियर है, बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। सर हमने तो मॉलिक्यूलर मास भी सुना है, क्या क्या क्या, मॉलिक्यूलर मास, तो लिखो ना यार, उसे लिख क्यों नहीं रहे। मॉलिक्यूलर मास है सर कुछ दुनिया में, मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है सर। अच्छा जी सर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिख दिया आपने, इसका मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे। अच्छा सर, एक मॉलिक्यूल का मास, जैसे एक एटम का मास निकाला था तुमने, उसी तरीके से मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। यूनिट क्या आएगी, हाँ जी, यूनिट क्या आएगी निकल गई। चलो यहाँ और बता देते हैं ना, एक मॉलिक्यूल जैसे मान लिया तुमने ले लिया N2, N2 का मास निकालना है, मतलब 2 एटम का मास निकालना है मिला के टोटल, तो एक एटम का निकालना सीख ही लिया है तुमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट तो वही आने वाली है ना, AMU। बात क्लियर हो गई। और सर ऐसे जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास था, ऐसे ही क्या सर कोई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो लिख लो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यहां लिख दो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्या है सर ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बाय AMU, नीचे तो वही का वही है, इसी के रेस्पेक्ट में चीजें डिफाइन कर रहे हैं। सिंपल सा मतलब है भैया कि एक बार तुमने कोई 200 किलो का आदमी बिठा दिया, 200 किलो की एक बार बोरी रख दी, ठीक है, एक बार 50 किलो का आदमी बिठा दिया, 200 किलो के कुछ भी चीज़ रख दी तुमने, मस्टर्ड रख दी, सरसों, कुछ भी रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड में AMU, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ना, कुछ और मत समझ लेना। सर यहाँ से यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो यूनिट इसकी भी AMU ही है, और ये क्या हो गया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU, डिट्टो वैसा का वैसा। अच्छा सर हमें एक बात बता दो आप, कि हमारे लिए कहीं पे लिखा हुआ है H2, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 AMU, धड़ल्ले से लिखो। अच्छा सर ये सीन है, ऐसे लिखना है, और वो आया कैसे सर, ऐसे आया है। बात क्लियर हो गई, नोट करो सारी चीज़ें एक साइड से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं यहाँ पे। आगे देखो, अब तक बात हो गई है ना, अगली डेफिनेशन, अगली बात समझनी है कि भैया जो चैप्टर जिस नाम से तुमने रखा हुआ है ना, मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल क्या है, ठीक है, साथ में ही सीखेंगे, और एवोगैड्रो नंबर क्या है ना। चलो बात करते हैं। देखो जैसे हम नॉर्मली क्या है, कुछ भी खरीदने गए मार्केट में, ठीक है, तो मैंने मतलब मान लो कि मैं किसी ठेले वाले के पास गया, मैंने उससे बोला कि भैया 1 डजन, मतलब 1 डजन केला दे दो मेरे को, है ना, तो वो समझ जाएगा कि भैया 1 डजन बोला है तो मतलब 12 इसकी काउंटिंग है, मतलब समझ गया ना कि 1 डजन का मतलब क्या है, 1 डजन का मतलब समझ गया वो कि भैया 12 केले देने हैं मेरे को, है ना। केले वाले से बोला, बोले 1 डजन केला दे दो, है ना, तुमने किसी से बोला तो उसने समझ ली इस बात को, उसने 12 केले तुम्हें दे दिए। अच्छा लेकिन यहाँ पे ना चीज़ें, नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, इसीलिए मोल की जरूरत पड़ी। मोल क्या एक नंबर है, और किसके बराबर है ये नंबर एक्चुअल में, वो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। मोल इज अ नंबर, इज अ नंबर किसके बराबर है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स
है ना। किस में नंबर ऑफ एटम्स, इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अच्छा, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम होंगे उतना ही ये वैल्यू है, ये नंबर उतना ही है मोल, ठीक है। अच्छा सर कितने हैं ये हमें कैसे पता, देखो बात कर लेते हैं इसकी। तुमने एटॉमिक मास निकालना सीख लिया है अभी तक, ठीक है, लिखते हैं उस बात को, है ना। तो मैं लिखता हूं कार्बन 12 के एक एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, इसको क्या कह देते हैं हम, एटॉमिक मास भी कह देते हैं। क्या यूनिट बताई थी, AMU, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 AMU, बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा AMU मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये भैया एक एटम का मास है, बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ते आए आज तक हमेशा से, ठीक है। अच्छा मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 12 AMU मास है एक एटम का। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ कि 12 ग्राम मास कितने का होगा, तो 12 ग्राम मास कितने एटम का होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस बात को बताओ क्या आ गया यहाँ से निकल के, हाँ 1/12 AMU इंटू 12 ग्राम। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात यहाँ तक। अच्छा इसे बहुत सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हो। एक दूसरा तरीका मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ से देख के ही तुम इस बात को बता दो, बहुत यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं। क्यों, क्या लिखा हुआ है ऊपर, ऊपर लिखा हुआ है कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कौन सा तरीका है वो देखो, हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 12 ग्राम, ठीक है, वेट हो जाए किसका, हाँ जी, इस पूरी डिजिट को मैंने इधर नीचे ले गया, मैं इधर मास ऑफ 1 एटम डिवाइड में 1.66 इंटू 10⁻⁻24, और ये ऊपर गई तो यहाँ पे ऐसे आ गया ना Na इंटू मास ऑफ 1 एटम। अच्छा सर Na कहाँ से आ गया, Na थोड़ी आएगा, यहाँ तो आएगा 6.023 इंटू 10⁻23, हाँ सर यही आएगा, है ना, इज इक्वल टू 12 ग्राम। अच्छा सर ये आ गया, ये हमारी समझ में भी आ गया। जिसकी समझ में ये ना आया हो तो वो उसको मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया है, ठीक है, कैसे करना था, अभी जैसे यूनिटरी मेथड लेके करना है। अरे बचपन में जैसे करते थे, 1 रुपए की 12 चॉकलेट आती हैं, ठीक है, तो भैया 100 चॉकलेट कितने रुपए की आएंगी, वैसे ही सीन है बिल्कुल। तुम्हें पता है कि भाई एक एटम का मास 12 AMU है, तो 12 ग्राम कितने एटम का मास होगा, तो कितने एटम का मास निकल के आ गया 12 ग्राम, हाँ जी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास निकल के आया है वो कितना निकल के आया है यहाँ से 12 ग्राम। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया मास ऑफ, हाँ Na एटम्स, Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर, A फॉर एवोगैड्रो और N फॉर नंबर, है ना, ये किसके बराबर है 12 ग्राम के बराबर है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, ये किसके बराबर है 12 ग्राम के बराबर है। इसी बात को मैंने लिखा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जिससे तुम्हें बाद में कभी कन्फ्यूजन ना हो इस बात के रिगार्डिंग, ठीक है, कि चाहे मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे कुछ भी कैसे भी लिखा हुआ हो, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए चीज़ों के मामले में। सिचुएशन तुम्हें क्लियर हो चुकी है कि भैया मोल बोलो या एवोगैड्रो नंबर बोलो क्या मतलब है, कैसे निकाला हमने, ये भी बहुत सिंपल तरीके से मैं डायरेक्ट लिख देता कि Na की वैल्यू ये होती है, तुम्हें दिक्कत हो जाती शायद, तो मैंने सोचा बता ही देते हैं इस बात को, है ना। वैसे हम इस बात को ध्यान रखना कि मेंस ओरिएंटेड तैयारी करने वाले हैं और ये सारी चीज़ें हम, लेकिन बेसिक से चीज़ें शुरू करनी थी, तो जैसा वादा था हमारा तो वैसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। हाँ अब देखो ये बात क्लियर हो गई, मोल हो गया तुम्हारा, मोल क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है।
अच्छा, एक टर्म और होती है क्या सर, ग्राम एटॉमिक मास भी कुछ होता है क्या दुनिया में? हाँ बिल्कुल होता है, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है ये। इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। अच्छा सर ऐसा है क्या? और सर मोलर मास क्या है? मोलर मास भी तो यही है। मोलर मास का क्या मतलब हो गया, नाम से ध्यान दो। मोलर मास का क्या मतलब है? मास ऑफ 1 मोल। अब वो आगे स्पेसिफाई कर देगा सामने वाला कि एटम के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, इस तरीके से, ठीक है। सर ग्राम एटॉमिक मास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और एक सर हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास तो ये हो गया, एक हमने पढ़े थे सर सिंपल एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, वहां पे तो यूनिट एमयू आ रही थी, लेकिन सर यहाँ पे तो यूनिट ग्राम है। यही चीज समझनी है, क्यों आई है वो भी पता होना चाहिए और यूनिट क्या आ रही है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। तुम्हारा एक छोटा सा काम और है आज की क्लास में, क्या है, क्या करना है घर जाके? 11th क्लास में एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो जाके पढ़ना है। सर उसमें तो बहुत सारे टॉपिक होंगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम अभी जिस स्टेज में हो, तुम अभी 12th में हो, 13th में हो, ठीक है, तुम्हारे वो आराम से समझ में आएगा, इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से बहुत आराम समझ में आएगा। उसमें कुछ लॉज और हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा पढ़ लेना, अंडरस्टैंडिंग रख लेना, बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उनका कुछ नहीं करना है तुम्हें ज़्यादा, ठीक है। समझ में आना चाहिए, कहीं भी वो लॉ की टर्म यूज कर दी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वगैरह ये सब यूज कर दिए तो समझ में आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा काम के है नहीं वो सिंपल दिए हुए हैं, देखते ही पहचान जाओगे ये लिखा हुआ है, बहुत पढ़ना है थ्योरी, ठीक है। चलो जी, और सर उसमें एक चीज़ और दी हुई है, जहाँ तक क्या दिया हुआ है उसमें, मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं तुम्हारे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के 7 रूल हैं, बस 7 रूल भी तुम्हें पढ़ने हैं, मतलब पूरा चैप्टर होगा तो चैप्टर के अंदर ही आ जाएंगे वो, और सिर्फ उनकी सिग्निफिकेंट फिगर का कभी कभार बाई चांस हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, पर तुम्हें पता होने चाहिए वो, ठीक है। सिंपल रूल्स हैं, पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखो, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, इसी तरीके से सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कुछ हो सकता है क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास? मास ऑफ, टर्म यहीं से क्लियर हो रही है, अब यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा बस एटम की जगह, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बात क्लियर है सर यहाँ तक? हाँ जी बिल्कुल, चीज़ें ठीक है, बढ़िया चल रही हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें बढ़िया हैं, तो जो लिखा हुआ है उसे नोट करो, ठीक है। अभी देखो, अब बात करेंगे हम मोल के बारे में, हमने सीख लिया, अब मोल की कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अच्छा कब कब निकालना है, एक चीज़ समझ में आ गई सर हमें कि मोल निकालने के कई तरीके तो आपने बताया, और उन्हें समराइज कर देते हैं एक बार, है ना। देखो क्या, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, पार्टिकल्स आर गिवन, सर इसका क्या मतलब है समझते हैं, है ना। मैंने बोल दिया कि टोटल 12 है ना इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली इतने एटम हैं, तो कितने मोल ऑफ एटम हैं ये बताना है मेरे को, ठीक है। अच्छा समझते हैं इसको बहुत जनरल भाषा में, मेरे पास 24 केले हैं और मेरे को बताना है भैया कितने डजन हैं, तो 2 डजन है ना, ये 2 डजन केले हैं, है ना। समझ रहे हो इस बात को, बिल्कुल लिंक कर लो। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या सीन बन गया, कितने एटम हैं इतने, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कितने मोल एटम है ये, तो 2 मोल एटम है। बात क्लियर हो गई, अप्रोक्सीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता 12 पॉइंट समथिंग से, ठीक है। समझ गए इस बात को, बढ़िया। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या हो गया बराबर में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन
पार्टिकल्स गिवन बाय, नीचे क्या आएगा, Na, एवोगेड्रो नंबर, इसी से तो डिवाइड कर रहे थे। अरे सिंपल सही तो मतलब हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na के बराबर। समझ गए ना, ये एक एग्जांपल ये डजन वाला है, इसको समझ लो बस, यही खेल है पूरा इसमें, बस एक नंबर है, बस उसी के साथ खेलना है अपन, और कुछ नहीं है अलग से, है ना। चलो कैलकुलेशन ऑफ मोल की बात हो गई, ये सिचुएशन क्लियर हो गई अभी तक, है ना। सर दूसरा तरीका, दूसरा तुमसे पूछ ले अगर कि भैया ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम, बताओ क्या होंगे। इसका मतलब क्या पूछ रहा है तुमसे, मोल्स ही पूछ रहा है यार, और कुछ थोड़ी है। तो क्या लिखो, गिवन मास, जो मास दे रखा है इन ग्राम, ठीक है, बाय, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा सर ग्राम एटॉमिक मास तो हमने पढ़ा है, ये क्या चीज़ है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। तो सर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, हम समझ गए इस बात को, नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखना, नंबर ऑफ मोल्स लिखना, ठीक है सर। अच्छा देखो एसटीपी की कंडीशन तो मैं दे रखी हूँ, एसटीपी का मतलब क्या होता है, एसटीपी मतलब है भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या फिर मैं बोल दूँ 273 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर रहेगा तुम्हारा 180 m, 180 m लिखा हो या 760 mm ऑफ Hg लिखा हो, ठीक है। मरकरी की स्केल पर अगर हम इसे मानते हैं तो 760 mm ऑफ Hg आता है ना। तो ये एसटीपी कंडीशन है। सर ये दे रखा हो नंबर ऑफ मोल्स लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, तो बता देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के लिए अपन बात करते हैं इस चीज़ की, वॉल्यूम एट एसटीपी, है ना, डिवाइड में 22.4 लीटर। अच्छा तो सर अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम क्या है एसटीपी पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हो गए 1, तो 1 ये हो गया, तो इधर 22.4 आ गया, तो मतलब मोलर वॉल्यूम क्या हो गया एट एसटीपी 22.4, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी क्या आ गया सर यहाँ से 22.4 लीटर। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ गया सर, इतना आ गया। अच्छा तो यहाँ आपने 3 फॉर्मूले बता दिए अब तक, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। या ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास भी लिख सकते हो तुम, मोलर मास, मोलर मास का मतलब भी क्या है, 1 मोल का मास। सर ये सिचुएशन क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें, 3 फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ, लिखो नोट डाउन करो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, मैं लिख भी देता हूँ उससे, है ना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स, और जहाँ पे x बराबर है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मैं क्या है 2 मोल प्लस लिख दो 58 ग्राम ऑफ एसीटोन, 58 ग्राम ऑफ एसीटोन प्लस 6, सीधा सीधा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बना लो अपनी मर्जी से क्वेश्चन, मैंने तो एक स्टैंडर्ड डेटा है वो ले लिया बस तुम्हारा, इसीलिए, है ना। इतने पार्टिकल की सिंपल डेटा रहे हो, चीज़ें समझ में आ जाए बस, ठीक है। कई बार क्या है हम सोच के क्वेश्चन बनाते हैं तो हो सकता है उसमें कॉम्प्लिकेटेड डेटा आ जाए, बड़ा सिंपल सी बात है। चलो इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू बतानी है, तो मैं x कितना आएगा, क्या क्या दे रखा है सर इसमें, अच्छा ये दे रखा है सर, यहाँ पर 2 मोल दे दिया सर, ये 58 ग्राम ऑफ एसीटोन हो गया। एसीटोन के बारे में हमें नहीं पता है सर, पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3, या फिर सॉल्ट में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है C3H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मतलब है कि जितने इस कंपाउंड में एटम हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो जिस रेशियो में एक्चुअल में प्रेजेंट होने चाहिए उसी में हैं, तो उसी फॉर्मूले को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो C3H6O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और हमें बतानी है वैल्यू ऑफ एक्स, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, टोटल कितने होंगे। अच्छा 58 ग्राम है ये, तो गिवन मास, ठीक है,
बाय नीचे क्या आ जाएगा, मोलर मास। मोलर मास किसका, C3H6O का। एक मोल का मास कितना हो गया इसका, लिखो कितना हो जाएगा, 12 × 36, 36 और 6 42, 42 और 16 कितना हो गया, 58 नहीं पहुंचेगा ये, कर लो यार काउंट जो भी है ना। 12 × 36 और 36 और 16 कितना हो गया, 52 और 6 58 हो तो गया पूरा का पूरा। तो क्या आ गया ये 2 + 1 प्लस यहाँ से बताओ 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल अगर हम ले लें, और साथ में 11.2 लीटर वेपर ऑफ एसीटोन भी ले रखी है। चलो ये भी साथ में ले लो तुम, है ना। अब तुम्हारे तीनों फॉर्मूले यूज हो गए यहाँ पे, ये निकालना सीख लिया तुमने इस फॉर्मूले से। अच्छा यहाँ पे कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल के 1 है तो ये वाला, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, ये बाई एन है, ये एन के बराबर है तो 1 आ गई इसकी वैल्यू, प्लस 11.2 लीटर वेपर ऑफ एसीटोन, मतलब वॉल्यूम दे रखा है एट STP, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना एट STP, ये जानकारी दे रखी है, स्पेसिफाई कर रखा है। तो वॉल्यूम एट STP कितना है 11.2 बाई 22.4, यहाँ से कितना आ गया 0.5, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई तुम्हारी 4.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से तुम्हारी 4.5। होपफुली समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है, और ये सारी टर्म तुम्हारी क्लियर हो गई होंगी कि मोलर मास बोला है उसका क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें जो जैसे जैसे बोली है ना हमने, वैसे वैसे पहले पढ़ी हैं तब जाके चीज़ें बोली हैं, ठीक है। नोट डाउन करो पूरे को, मैं साइड हो जाता हूँ। यहाँ तक ठीक है। अब देखो एक टर्म और होती है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या है सर, बता रहे हैं अभी, नाम से लग रहा है सर एवरेज एटॉमिक मास है, मतलब बड़ा सिंपल सा है। एक बेसिक चीज़ याद रखनी है तुम्हें कि टोटल मास बाय टोटल मोल। अच्छा सर ऐसे लिखना है, और दूसरे तरीके से उसको लिखने का कुछ और है, समेसन ऑफ NiMi = 1 to जितनों को भी ऐड करना है n तक, ठीक है, डिवाइड में समेसन ऑफ Ni। अच्छा सर ये क्या मतलब है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट कर रहा है, m मॉलिकुलर वेट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। m किसको डिपेंड कर रहा है, मॉलिकुलर वेट को। n क्या है, ये वाला जो n जो दिखा रखा है अंदर वाला, ठीक है, ये वाला n नहीं, ये किसको बता रहा है, ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल मोल लिखा है ना, तो एक के मोल N1 + N2 + N3 + N4 इस तरीके से। और ये Mi क्या है, मॉलिकुलर वेट, क्योंकि तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स अगर मैंने लिखने हैं तो गिवन मास मतलब वेट बाई मॉलिकुलर वेट, मैं ऐसे लिखता हूँ, अभी तक ऐसे ही लिख रहा था इस बात को, है ना। तो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ N × mW, ठीक है, = ये W आ गया इधर, है ना। तो ये बात तो लिखी हुई है, ये मास किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर मास, जो भी लिखना, मोलर मास सॉरी, जो लिखना चाहो तुम लिख सकते हो, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ तक, यही बात हमने लिखी हुई है। एक टर्म और होती है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ हो, जैसे हम समझते हैं इस चीज़ को, है ना, परसेंटेज कंपोजिशन के नाम से लिखा रहता है कहीं पे, परसेंटेज कंपोजिशन इस नाम से लिखा रहता है। इस बात को समझते हैं बहुत अच्छे से, सिंप्लीफाई करके समझते हैं, ठीक है। अच्छा सर क्या मतलब है इस बात का, देखो परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है, जैसे NH3 कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल ले लिए, क्या है इसका मतलब, अमोनिया है ये, इसका 1 मोल है, 1 मोल में पढ़ो इस चीज़ को, कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल NH3 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें 1 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है, और 3 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। बात क्लियर हो गई, इसको इस तरीके से पढ़ना होता है हमें। अच्छा सर 1 मोल NH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ क्या कि इसमें 1 मोल NH3, इसका वेट अगर मैं लिखना चाहूँ कितना हो गया 17 ग्राम, ठीक है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, तो 17 ग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा सर और 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना हो गया 14 ग्राम, ठीक है,
और 3 मोल हाइड्रोजन का कितना हो गया, 3 ग्राम। तो जब भी मेरे को परसेंटेज लिखना है, यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ से कि भैया मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इसमें कितना हो गया, कैसे लिखेंगे 14/17 खुद का बटे टोटल। इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए हम लिख सकते हैं मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या आ गया निकल के बताओ 3/17। क्लियर है सिचुएशन यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से एक पढ़ने का तरीका होता है। अच्छा, ये कब लिख पाएंगे हम, जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें पता था तभी तो लिख पाए थे। NH3 का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं पता होता तुम्हें तो कैसे लिख पाते, नहीं लिख पाते ना। चलो समझ गए ना इस चीज़ को कैसे लिखना है ना। नोट करो इस बात को, एक सिंपल सा, चलो नोट करो फिर बाद में बात करते हैं ना। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, फिर उसकी बात करेंगे। अभी से नोट करो। अब देखो आगे बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, फिर बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, देखो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, किस चीज का बताऊंगा मैं, होल नंबर रेशियो का भी मतलब क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स present in a compound, अच्छा सर ऐसा सीन है क्या, बिल्कुल। क्या मतलब है इस बात का, देखो जैसे C2H4 है ना, ये अभी क्या है, क्या है ये एल्कीन है वैसे, है ना। तो हमें क्या लिखना है इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, कि भैया और भी ये डिवाइड हो सकता है क्या किसी होल नंबर से, मतलब जैसे 1 के अलावा वो भी, है ना। तो जैसे मान लिया कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये CH2 के फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अच्छा सर मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एग्जैक्ट नहीं आया अभी तक हमें समझ में क्या मतलब है। देखो जब कभी भी लिखा हुआ है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मतलब क्या है, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऐसे करो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, किसमें, प्रेजेंट इन कंपाउंड फॉर्म, प्रेजेंट इन कंपाउंड। बात क्लियर हुई यहाँ तक, चीज़ें सिंपल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं, तो मार्कर में इनकॉर्डियस, है ना, ये है एग्जैक्ट। अच्छा सर इसका क्या मतलब है, एक आइडिया हमें लग रहा है क्या कि भैया एम्पेरिकल फार्मूला जब भी लिखेंगे हम, है ना, ये स्पेलिंग चेक कर लेना यार, आई आता है शायद यहाँ पे, है ना, या ई आ रहा है, जो भी है देख लेना, है ना। एम्पेरिकल फार्मूला में अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या सर ये बराबर आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला से, बिल्कुल सही बात है। और ये n क्या है, ये n वही नंबर है, हाँ देखो CH2 है, n क्या है, जो रेशियो बनाने के लिए नंबर हमने इस्तेमाल किया वही नंबर है ये। अच्छा सर ये ठीक है, और क्या हम ऐसे लिख सकते हैं n की वैल्यू किसके बराबर होगी, बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास
बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा इसका मतलब क्या है सर, ये बता दो हमें। अच्छा देखो यार, एन तुम ऐसे भी बता रहे थे, ठीक है, यहाँ से भी कि भैया मैं CH2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी मेरे को CH4 मिल रहा है, सॉरी C2H4 मिल रहा है। और सर आपने दूसरा तरीका भी बता दिया, ये कुछ फॉर्मूला मास करके कुछ लिख दिया आपने। इसको कैसे समझ सकते हैं हम? इसको ऐसे समझ सकते हो तुम, कैसे? इसका मॉलिकुलर वेट जो मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना C2H4, इसका मॉलिकुलर मास कितना है बताओ। जैसे मैं लिखना चाहूँ, कितना हो गया, 12 24 और 4 28, 28 यूनिट जो भी होगी, क्योंकि एन की तो वैल्यू आने वाली है ना, यूनिट से हम मतलब नहीं रख रहे हैं, ठीक है। ये 28 EMU ग्राम, कुछ भी लिखना चाहो तुम लिख दो, है ना। और नीचे क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, ठीक है, कितना है वो CH2, ठीक है, CH2 ही है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो CH2 क्या है यहाँ पे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मॉलिकुलर वेट देखो कितना हो गया, 12 और 2 14, तो 28/14 कितना आ गया, 2। बात क्लियर है यहाँ तक, समझ सकते हैं ना इस चीज़ को, ठीक है, सिंपल है चीज़ें बिल्कुल। चलो जी बढ़िया एकदम, हाँ। ये एम्पेरिकल फार्मूला सर हमें आइडिया लग गया, ये मॉलिकुलर फार्मूला भी आइडिया लग गया। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल और बता देते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है C12H22O11, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं इसको? 11 इसमें एन का काम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 22 के लिए तो ठीक है, लेकिन 12 को नहीं डिवाइड कर सकते। हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए। सर चीज़ तो समझ में आ गई, ये एम्पेरिकल फार्मूला ऐसा होता है, मॉलिकुलर फार्मूला ऐसा होता है, ऐसे लिखते हैं हम। अच्छा सर क्या ग्लूकोज को लिख सकते हैं हम C6H12O6, ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है? तो सर इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या मैं 6 से डिवाइड करके इसको लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हो, 6 से ही करना है, ठीक है। CH2O सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहना चाहिए, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। और n की वैल्यू कितनी है, 6 है। होपफुली समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरीके से इस पे एक क्वेश्चन और लेंगे, बस इतना ही है काम का, इसे नोट करो तब तक। आगे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। लिखो, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कुछ परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, क्वेश्चन का डेटा लिख देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड डेटा है, ठीक है। 40.684% कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है तुम्हें 5.085% और ऑक्सीजन दे रखा है तुम्हें 54.228%। परसेंटेज कंपोजिशन तुम्हें दे रखा है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते थे वो मैंने बता दिया था अभी NH3 का एग्जांपल लेके। अच्छा और क्या दे रखा है, द मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 118 ग्राम। मॉलिकुलर वेट दे रखा है तुम्हें, ठीक है, 118 ग्राम। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। पूछा है तुमसे कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड तुमसे पूछा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, सिंपल है, बस अप्रोच अपने को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या दे रखा है, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है। एक सिंपल सी टेबल बनाया करो, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एलिमेंट बना लिए, ठीक है। एटॉमिक वेट कितना है भैया, है ना, मास नंबर मतलब सॉरी मास नंबर लिख दिया सबका 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना लिखेंगे 1, और ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे बताओ 16। इस तरीके से हमने लिख दिया। परसेंटेज कंपोजिशन तो दे रखा है, वो लिख दिया हमने 40.684%। और इसी तरीके से हाइड्रोजन का लिखो और ऑक्सीजन का लिखो। यहाँ हमने सबसे पहले एलिमेंट लिखे, ठीक है, ये एटॉमिक मास लिखा अपन ने, ठीक है। ये परसेंटेज कंपोजिशन लिख रहे हैं अपन यहाँ पे 5.085%, और ये हो गया तुम्हारा 54.228%, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, हाँ जी, सबसे पहले जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको डिवाइड करते हैं हम एटॉमिक मास से, ठीक है, और कोशिश करते हैं एक एटॉमिक मास रेशियो, एक सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का।
मतलब हमने क्या किया, डिवाइड किया 40.684% बाई 12, इसी तरीके से 5.085 बाई 1, इसी तरीके से 54.228 बाई 16 डिवाइड किया। ठीक है, क्या आया यहाँ से निकल के आइडिया लगभग देखो, ये तो उतना का उतना ही है 5.085 है ना, और ये कितना आ जाएगा लगभग बताओ यहाँ से 3.39 सम 3.33 आ रहा है क्या, और इसको डिवाइड करो यहाँ भी 3 पॉइंट और फिर बच गया 6 और 6 3.5 अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा है ना, इतना आ रहा है लगभग। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ कितना आया 3 है ना, 16 3 कितना हो गया 48 और ये 62 और ये कितना हो गया तुम्हारा वापस से 39 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 3.39 और ये कितना आ रहा है 3.4 अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा ना लगभग है ना, देख लेना। तो अब क्या करना है, जब ये आ गया और हमें चाहिए एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए था, तुम्हें याद है एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, इनमें से जो डिजिट सबसे छोटी है, ठीक है, उससे बाकी सबको डिवाइड करना है। ये जो डिवाइड करने के बाद आया है ना, इसमें क्या करना है तुम्हें, जो डिजिट सबसे छोटी है उससे बाकी सबको डिवाइड करना है। जैसे ये 3.4 अप्रोक्सीमेटली 3.4 से ही पूरी को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया बताओ 1.5 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया वापस से ये 1 आ गया। ठीक है, लेकिन एक होल नंबर रेशियो होना चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ होल नंबर रेशियो में। ठीक है, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, चाहे 1 1.5 और 1 है, या फिर 2, हाँ बताओ 3 और 2 है, रेशियो तो यही है ना सबसे सिंपलेस्ट 2 3 2। ठीक है, अच्छा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, C2 मतलब कार्बन के लिए है ना, H3O2। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दिखाओ, मोलर मास निकाल के दिखाओ, इसका कितना आएगा यहाँ से निकल के 24 + 3 27 और 16 दूनी 32 है ना, कितना आ गया निकल के यहाँ से 59। ठीक है, 59 यहाँ से निकल के आया, और ये है क्या बेसिकली C2H3O2, ये क्या है तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या निकल के आया था ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मैंने n निकालने के लिए बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, ये दे रखा है तुम्हें 118 ग्राम, और ये कितना हो गया तुम्हारा 59। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो n कितना आ गया यहाँ से बताओ 118/59, मतलब 2 आ गई n की वैल्यू। n आ चुका है तुम्हारा, एम्पेरिकल फार्मूला तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो तुम यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो, क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H3O2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आ गया C4H6O4। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कभी कभी, ये सीन है ना, नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं है ना। आगे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की हम बात करेंगे इसमें, जो बाकी है अभी तक, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी 2 पढ़ते हैं अपन बेसिकली, इन द सेंस समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अभी। एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, बात क्लियर हुई। अच्छा, एब्सोल्यूट डेंसिटी भी हम इस तरीके से पढ़ते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग बात कर रहे हैं, और वहीं पे गैस के लिए अलग बात कर रहे हैं। अच्छा सर क्या मतलब है इस बात का, समझते हैं। सॉलिड और लिक्विड के लिए डेंसिटी कैसे लिखेंगे, मास बाई वॉल्यूम, जो सिंपल अपन आज तक पढ़ते आए हैं वही है। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मतलब यूनिट अगर हम लिखना चाहें जैसे ग्राम और ये ml लीटर, जो भी तुम लिखना चाहते हो। ठीक है, गैस के लिए कैसे लिखते हैं अपन, डेंसिटी ऑफ गैस, हाँ जी, मोलर मास
बाय मोलर वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताओ, अगर कुछ और नहीं देख रखा है ना तो मोलर वॉल्यूम मैंने बताया था एसटीपी कंडीशन पे कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो कहीं पे ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस अंडर एसटीपी कंडीशन, ठीक है, तो मोलर मास वाई क्या हो गया तुम्हारा 22.4 लीटर। तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ठीक है सर, समझ में आ गया। एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो डेंसिटी अपन आज तक पढ़ते आए हैं वो ठीक है। अब ये बता दो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। ये तो मतलब एक की डेंसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट है, मतलब यूनिटलेस बात होगी, बात ठीक है। मेरा किसी, जैसे मान लो केजी के रेस्पेक्ट है मेरा वेट 70 टाइम्स है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, मतलब 70 टाइम्स है ना, यूनिट तो नहीं है ना इस केस में, रिलेटिव है, रिलेटिवली 70 टाइम्स है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू अनदर, बात क्लियर हो गई, ठीक। ऐसी बात करते हैं, ये यूनिट लेस है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, यूनिट लेस, है ना। अब देखो एक टर्म होती है, तुम्हें पता होगा, अच्छा ये भी ऐसे ही डिफाइन है अलग अलग सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो सॉलिड और लिक्विड की मैं बात करूं तो सॉलिड लिक्विड के लिए कैसे लिखेंगे बताओ मेरे को, एक सॉलिड और लिक्विड के लिए कैसे लिखेंगे इस बात को। डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस, ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मैक्सिमम होती है वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। बात समझ में आ गई। नीचे भी डेंसिटी ऊपर भी डेंसिटी, मतलब ओवरऑल तो यूनिटलेस निकल के आने वाली है। इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना सॉलिड और लिक्विड के लिए, है ना, सॉलिड लिक्विड, ये टर्म तुमने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं बता देता हूँ। जो रिलेटिव डेंसिटी के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। कहीं पे कहीं ये शब्द लिखा हुआ हो ना तो कंफ्यूज मत हो जाना, उसका मतलब समझ में आना चाहिए, ये मतलब है उसका, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी है सॉलिड लिक्विड के लिए और उसी को कह देते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। एक टर्म और पढ़ी होगी तुमने, गैस के लिए उसकी बात की जाती है, जिसे कहते हैं हम वेपर डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी। अच्छा सर ये क्या, ये भी रिलेटिव डेंसिटी है, कैसे सर बताते हैं तुम्हें। देखो डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा सर ये डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और एक गैस की डेंसिटी कैसे लिखते हैं, मोलर मास बाई मोलर वॉल्यूम, ठीक है सर लिख दिया हमने, और एस मोलर मास बाई मोलर वॉल्यूम, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। और नीचे भी मोलर मास ऑफ H2 बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ। अच्छा एक बात बता यार, मोलर वॉल्यूम तो फिक्स है ना, यहाँ पे कोई गैस का मतलब थोड़ी होता है जो 22.4 ले रखा है हमने, कोई योगदान नहीं है, तो मोलर वॉल्यूम कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, क्या आ गया रिलेशन, ऊपर आ गया तुम्हारा मोलर मास, है ना, ऑफ गैस, और नीचे आ गया 2, किसी भी गैस का लिखना है तो वेपर डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। 2 कहाँ से, मोलर मास ऑफ H2 तो 2 ही हो गया ना, ठीक है। ऊपर मोलर मास ऑफ गैस, ऊपर वाली गैस का जिसके बारे में बात करने वाले हैं, CH4 के बारे में पूछा, CH4 की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, तो तुम क्या, सॉरी वेपर डेंसिटी क्या होगी, क्या बता दोगे, CH4/2 मतलब 16/2 मतलब 8 आ गई निकल के। तो इस तरीके से अपन इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यही सब है, यही टर्म से तुम कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने बताना जरूर समझा अभी पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी जो भी बेसिक चीज़ें थी ना, सारी बेसिक डेफिनेशन अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ तक कौन सा होमवर्क बन गया, हमें क्या पढ़ना चाहिए यहाँ तक सर। यहाँ पे तुम्हें 11th क्लास में पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो पढ़ सकते हो, वो खुद से ही पढ़ने हैं, ठीक है। सिर्फ सिंपल 7 रूल दे रखे हैं, 6-7 रूल, वो पढ़ने हैं, और उन NCERT के पीछे की सिग्निफिकेंट फिगर की एक्सरसाइज करनी है, पूरे की नहीं कह रहा मैं, पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं करनी है उसकी ना,
इसके लिए मैं बताऊंगा क्या होमवर्क यहाँ तक बनता है तुम्हारा, ठीक है। हम जो डीपीपी देंगे तुम्हें, डीपीपी 1 जो होगी, यहाँ तक डीपीपी 1 आप सॉल्व कर सकते हैं। डीपीपी 1 के लिए आप यहाँ तक पढ़ा दिया गया है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नोट करो इसे। देखो, बेसिक बातें जो थी ना, जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो हमने बात कर ली, ठीक है। हमने मोल वगैरह सारा का सारा, एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करना था, डेंसिटी जितनी भी पॉसिबल थी सॉलिड लिक्विड के लिए, गैस के लिए, सब कुछ डिफाइन कर लिया है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे बात आ रही है सॉरी, है ना, कि जहाँ से मोल कॉन्सेप्ट वाकई में शुरू होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन बेसिकली। तो कहीं पे जब भी अपन नाम सुनते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, एंड केमिकल इक्वेशन, मतलब क्या है समझ लेते हैं, है ना। अच्छा, कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसे ए ने बी से रिएक्ट किया, ठीक है, बनाया सी बनाया या C+D बनाया, कुछ भी बनाया, है ना, होता है ना ऐसा। जनरल लिया है मैंने कोई एग्जांपल। तो रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। अच्छा, जैसे भाई मान लिया ए ने बी से रिएक्ट किया एंड फॉर्म सम अदर सब्सटेंस, और ये जो प्रोसेस हुआ है ना, इसमें पुराने जो बॉन्ड हैं तुम्हारे, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। समझते हैं इस बात को और बढ़िया तरीके से। जैसे बहुत फेमस रिएक्शन तुमने ले ली, H2 + ½ O2 और H2O। यहाँ पे क्या था, पहले HH था, है ना, और ये OO था, बाद में जो बना है HOH बना है। तो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि भैया पुराने बॉन्ड टूटे होंगे, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और नए बॉन्ड बन गए, यही होती है केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिखी है ना, ये केमिकल इक्वेशन है। क्या मतलब है इस बात का सर, इक्वेशन का क्या मतलब है? ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है, लेकिन जैसे ही मैंने इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ में इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है इन केमिकल सब्सटेंस को, ये केमिकल इक्वेशन है। हमें क्या करना है सर, डेफिनेशन तो हमें याद नहीं रखनी है, हमें बस समझनी है चीज़ें, ठीक है। बात क्लियर हो गई? समझने के लिए मैंने चीज़ें तुम्हें बताई हैं, हमें कोई बोर्ड में लिख के नहीं आनी है ये चीज़ें, ठीक है। 12th वालों के लिए बोर्ड के अलग चैप्टर हैं, ये 11th का चैप्टर है और ये अपने कोई काम का है नहीं, बोर्ड मतलब लिखने के उसमें बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं सर क्यों पढ़ा रहे हो फिर, है ना। जेई में तो काम का है ही भाई, जेई मेंस के लिए अपने काम का है, बढ़िया, है ना। समझ गए केमिकल रिएक्शन क्या है? जहाँ पे व्हेन 2 और या फिर वेयर 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म सम प्रोडक्ट वेयर ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन क्या है कि जब हमने क्या किया है, इनको किनको, जो सब्सटेंस है उनको विद केमिकल फॉर्मूला एक इक्वेशन में लिख दिया है, ठीक है। व्हेन वी शो एनी केमिकल रिएक्शन विद केमिकल फॉर्मूला, तो उसको क्या कह देते हैं अपन, केमिकल इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गई तुम्हारे में? अच्छा सर, अब देखो, एक कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने की बात होती है, सिंपल सी मैं बता देता हूँ। जैसे कोई कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन का मतलब मैं ले रहा हूँ कोई भी एल्केन हो सकता है, जैसे CXH, है ना। कंबशन मतलब ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई जितनी अपने को मिल सकती है, मतलब O2, और बनाता क्या है ये, CO2 और H2O। अच्छा, इसको कभी कभी बैलेंस करने को बोल देता है तुमसे, तो तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। CXH, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। X यहाँ जाएगा, क्यों, कार्बन के कितने एटम है यहाँ पे, X है, यहाँ पे एक ही था, अभी X हो गया, तो बैलेंस हो गई सिचुएशन, ठीक है। अच्छा सर, हाइड्रोजन को भी कर दो पहले, ठीक है, हाइड्रोजन कर देते हैं। हाइड्रोजन कैसे किया, क्या यहाँ पे मैं Y2 लिखूँ तो हो गया बैलेंस हाइड्रोजन, बढ़िया सर, हो गया। अब बच गया ऑक्सीजन का खेल, है ना। ऑक्सीजन काउंट कर लो, यहाँ पे कितनी है, इधर से काउंट करनी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना है डिट्टो, ठीक है। क्या सर हम यहाँ लिख सकते हैं X + Y/4O2, बिल्कुल लिख सकते हो यार, XO2, ठीक है।
ये हो गया, और यहाँ से कितना आ गया Y/4O2, ठीक है। तो जब भी किसी भी कम्बशन, मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, CXH2 की फॉर्मेट में हो कुछ भी, तो उसको अगर हमें लिखना है, कम्बशन रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो किस तरीके से बैलेंस्ड रिएक्शन लिखी हुई है। अच्छा, क्या मतलब है सर इसका? कहीं भी अगर लिखा हुआ है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है सर? इस बात का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि क्या, कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या चीज़ बराबर होनी चाहिए? एक तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, है ना, एवरी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के, वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट में भी उतने ही और प्रोडक्ट में भी उतने ही। ध्यान से देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी हुई है ना, यहाँ देखो, रिएक्टेंट में कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम हैं? X। अच्छा जी सर, वही प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। केमिकल रिएक्शन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो कितने हैं? X हैं सर, तो बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, और देखो, यहाँ से क्या कह सकते हैं हम? हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में? यहाँ हाइड्रोजन 22 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन काउंट करो Y/2H2 हैं, मतलब हाइड्रोजन तो 22 हो गए, बात क्लियर है। और सर ऑक्सीजन के बारे में भी बता दो ऐसे ही करके। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन? 2x, और यहाँ कितनी है सर? Y/2। तो यहाँ भी कितनी है? 2x और Y/2। तो बात समझ में आ गई सर। अच्छा, कि यही की एक कंडीशन है? नहीं। और दूसरा क्या होना चाहिए? चार्ज बैलेंस होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए बोथ साइड। मतलब इधर अगर -3 बैठ रहा है ना रिएक्टेंट में, टोटल मिला के इधर भी -3 बैठना चाहिए, तो वो होगी क्या? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तुम्हारे सामने। बात समझ में आई? जैसे सर बता दो कुछ। एल्यूमिनियम है Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है सर, बिल्कुल है। कैसे? एटम देखो, एल्यूमिनियम एटम है बस एक, ठीक है। बात समझ में आ गई? रिएक्टेंट में भी एक, प्रोडक्ट में भी एक। अच्छा सर चार्ज बताओ, यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी 0 होना चाहिए। ओवरऑल बात हो रही है, बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ओवरऑल। एक के लिए नहीं बात हो रही है कि बोल दो कि एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम 3+ है, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है इस बात का, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूँ मैं? तो मतलब ओवरऑल यहाँ कितना हो गया? 3+, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो मतलब ओवरऑल यहाँ क्या आ गया? 0 निकल के आ गया चार्ज, ठीक है। तो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए और नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए, है ना, दोनों तरफ में। बात क्लियर हो गई हर एक एलिमेंट के लिए। तो ये है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की कंडीशन। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई अपने को। आगे लिखो, मोल मोल एनालिसिस। ये क्या चीज़ है सर? बताएंगे अभी, ठीक है। और कहीं पे ऐसा भी दूसरा नाम पढ़ा होगा तुमने इसका, क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। बताओ सर क्या चीज़ है ये? अच्छा, ये कब एप्लीकेबल है? पहली चीज़, क्या कंडीशन है इसके लिए कि क्या होनी चाहिए? रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी बताई थी उस तरीके से। बैलेंस की कंडीशन क्या है कि भैया नंबर ऑफ एटम जो हैं जितने लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर एलिमेंट के, उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। मतलब जितने रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, दूसरी, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट में ओवरऑल चार्ज है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है सर। अब देखो, जैसे कोई रिएक्शन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे KClO3, ठीक है, क्या बन गया? KCl+O2। इसको जब हीट करते हैं KClO3 को, क्या है ये? बना क्या? KCl+O2, है ना। और इसे बैलेंस किया जाए अगर, तो ये बन गया 2KClO3
2KCl प्लस 3/2O2, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। कब अप्लाई करेंगे मोल मोल एनालिसिस? रिएक्शन बैलेंस हो तब। अच्छा होता क्या है वो भी मैंने बताया नहीं है, ठीक है, क्या होता है समझो। इसको तोड़ने के दो तरीके हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो उसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है यूनिटरी मेथड और दूसरा होता है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन वाला, मोल मोल एनालिसिस वाला, ठीक है। करते यहाँ भी हम वही हैं, लेकिन ये कुछ सिंपल, कुछ अलग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं ऐसे मानता हूँ। यूनिटरी मेथड मेरी नज़र में सिंपल है, हो सकता है आपको ये पसंद आ जाए, है ना। अपने को दोनों पता होने चाहिए। क्या मतलब है, पहले यूनिटरी मेथड की बात करते हैं। इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, इसके आधे मोल से इसका आधा मोल बनेगा। ये यूनिटरी मेथड है, इससे आसान क्या होगा दुनिया में। अच्छा सर दूसरा क्या बताया आपने, मतलब दूसरे इसके 2 मोल से 2 मोल KClO3 से इसके 3/2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर इसके 1 मोल से इसके 3/4 मोल बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने कर रहा हूँ एनालिसिस, ये क्या यूनिटरी मेथड है। सर ये बताओ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो आपने लिखा है ये क्या चीज़ है, देखते हैं, है ना। देखो लिखो मोल्स ऑफ KClO3 बाय मोल्स ऑफ KCl लिखना चाहूँ मैं, रेशियो क्या लिखूँगा 2/2, मतलब मोल्स ऑफ KClO3 का रेशियो बाई मोल्स ऑफ KCl का रेशियो मैंने 2/2, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो है वही लिख लिया, ठीक है। इनको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये 2 क्या है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका KCl का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 2 है, ये है 3/2, ठीक है। तो इनका रेशियो मैंने किस तरीके से लिख लिया, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अच्छा जैसे मेरे को लिखना है O2 के लिए, क्या लिख दूँ मैं, मोल्स का जो अनुपात है, मोल्स का जो रेशियो है वही क्या स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, वही मोल्स का रेशियो है। तो मोल्स ऑफ KClO3 में लिखूँ, ठीक है, बाय, मैं फिर कह रहा हूँ ऐसे इस तरीके से समझ लो या फिर यूनिटरी मेथड से कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं कौन से झंडे थोड़ी काटने हैं कुछ और, ठीक है। सिंपल अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी, देख लो जिसको ये पसंद आ जाए। बता रहा हूँ मैं इसमें से, ये तो समझने के लिए है, याद क्या रखना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। मोल्स ऑफ KClO3 बाई मोल्स ऑफ O2 अगर तुम्हें लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बताओ। अच्छा कुछ गलत हो गया क्या, हाँ यार 3/2 थोड़ी आएगा, 3 आएगा, 3 × 2 6 ऑक्सीजन, ठीक है। देखो मोल्स ऑफ O2 क्या आ गए, किस रेशियो में आ गई है, 2/3 के रेशियो में, है ना। अच्छा इसको कैसे और कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं कि मोल्स ऑफ KClO3/2, है ना, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl/2, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, सेम हाल यहाँ से, मोल्स ऑफ KClO3/2 यहाँ आ गया, मोल्स ऑफ O2/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको बराबर लिख सकता हूँ कि भैया मोल्स ऑफ O2/3 आ गया, ठीक है। ये सीन समझ में आ गया। अच्छा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि मतलब मेरे को मोल्स ऑफ KClO3 दे रखे हैं, या फिर मोल निकालने के लिए हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, उनमें से कुछ भी जानकारी दे रखी है, गिवन मास है, या फिर STP कंडीशन में वॉल्यूम दे रखा है तुम्हें, या फिर तीसरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। तुम कैसे ही करके मोल्स निकाल लोगे एक के, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इसकी टर्म में फिर इसको निकाल लोगे, दूसरे के मोल्स निकाल लोगे तुम। एक के लिए जानकारी दे रखी है, दूसरा निकाल लोगे तुम ऐसे करके, है ना सर, निकाल सकते हैं। चलो जैसे जनरल रिएक्शन ले लो, है ना, A + BB गिव्स CC + DD, ठीक है सर। तो इसके लिए ऐसे ही सेम, ये क्या बन गया कॉन्सेप्ट अभी, हाँ, मोल्स ऑफ A बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब A आ गया नीचे, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट B आ गया, ऐसे ही मोल्स ऑफ C, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया C नीचे, है ना, ये कैपिटल है ऊपर C, और मोल्स ऑफ D, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। तो ये इन जनरल हो गया, ठीक है, मतलब A के बारे में तुम्हारी जानकारी दे रखी है, D के बारे में पूछा है, D के बारे में दे रखी है, A के बारे में पूछा है, सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हो तुम। तो इसको नोट करो, ठीक है।
और इस पर एक आध दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे अपन, जैसे मतलब जेईई मेंस ओरिएंटेड अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो एक बार, फिर बताता हूँ मैं क्या क्वेश्चन है इसमें। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर गैस, अमाउंट ऑफ वाटर गैस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय कम्बशन, कंप्लीट कम्बशन या लिख लो या फिर कम्बशन लिख दो, है ना, बाय कंप्लीट कम्बशन ऑफ कुछ भी लिख दो यार, 30 ग्राम C2H6, है ना, अमाउंट। और देख लेना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन छोड़ो, तुम तो वैसे जनरल सॉल्व कर लो, है ना। क्या क्वेश्चन बोला हुआ है तुमसे कि भैया जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है तुम्हारा कंप्लीट कम्बशन से C2H6 के से, तो मैंने तुम्हें रिएक्शन बताई थी कि जब भी कोई कम्बशन रिएक्शन की बात आ रही है तो पहले तो हमें अगर मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करना है तो क्या लिखना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अपनी होनी ही चाहिए, मस्ट है वो, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, आपने बोला है तो देखते हैं, हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो C2H6, ठीक है, प्लस O2, है ना, अभी करेंगे बैलेंस, है ना। कितने बनेंगे, XCO2, x की वैल्यू 2 है तो 2CO2 प्लस H2O, अच्छा H2O मतलब y/2 मतलब 3H2O। यहाँ क्या आएगा बताओ, क्या आएगा यहाँ पे, x प्लस y/4 मतलब 2 प्लस y/4 मतलब 3/2, मतलब कितना हो गया 7/2, लिख दो यहाँ पे 7/2, ठीक है। काउंट कर लो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्या, इधर कितनी हो गई ऑक्सीजन बताओ 7, उधर भी कितनी है 7, ठीक है, मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है हमारी। अब देखो क्या दे रखा है तुम्हें, 30 ग्राम C2H6 है, ये 30 ग्राम है ना, मतलब मोल्स में लिखना है, मोल मोल एनालिसिस करना है तो कितने मोल्स कितने हैं इसके, अमाउंट इन ग्राम पूछ लिया हमने तो भैया तुमसे, है ना। और वैसे भी अगर इन ग्राम ना लिखा हो और ऑप्शन ग्राम में दे रखा हो तो भी अमाउंट से तुम वही इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। यही समझ लोगे अपने आप ही कि भैया ये मतलब बोला हुआ है इसने, ऑप्शन जैसे दे रखे हैं उस हिसाब से। देखो अभी क्या कह रहे हैं, ये 30 ग्राम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहें तो क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास, कितना आ गया 30/30 मतलब क्या आ गया निकल के 1, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसके हो गए 1, ठीक है सर। इसके एक मोल से H2O के बनते हैं 3, ठीक है, यूनिटरी मेथड से 1 से 3 बन रहे हैं, और है भी कितना एक ही है भी कितना एक ही, तो कितने बनेंगे 3, ठीक है, तो 3 मोल H2O गैस, अच्छा सर ठीक है। और मास इन ग्राम पूछा है, ठीक है, ये कितनी प्रोड्यूस हुई, तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते थे, गिवन मास या फिर वेट, मास जो निकलवा रहा है, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर वेट, है ना। सॉरी, तबीयत कैसे ही चल रहा है, मौसम रात में बारिश हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं ना, मास तुमसे पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें पता ही है इसका कितना होता है 18, मल्टीप्लाई कर दो यार, मास इन ग्राम आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ गया मास इन ग्राम, 18 × 3 = 54, ठीक है। ये था मोल मोल एनालिसिस, समझ में आ गया होगा तुम्हें कैसे करना था। तुम्हें जो तरीका बताया था, एक फॉर्मूला बताया था ना लिख के, वैसे भी कर लें, अगर ये यूनिटरी मेथड बता दिया वैसे करेंगे तो कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ C2H6, मोल्स ऑफ C2H6, नीचे इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1 आ गया, ठीक है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आ गया, = मोल्स ऑफ H2O। ध्यान रखना पहले रिएक्शन बैलेंस करनी है, इसमें बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, तभी अप्लाई कर सकते हो ये चीज़, और नीचे आ गया 3,
ये वैल्यू है 1 तुम्हारे सामने, तो मोल्स ऑफ H2O कितने आ गए, 3 आगे निकल के। फिर गिवन मास बाई मोलर मास का फॉर्मूला लगाया, आगे आंसर निकल के, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो होमवर्क क्या करना है, तुम्हें इसके बाद में क्या क्या अटैम्प्ट कर सकते हो। तुम्हें एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी जाएंगी, ठीक है, तो DPP के नाम से होगी वो, तो DPP1 तुम्हें समझ में आ जाएगा, जिसमें मेनली क्वेश्चन कहाँ तक के होंगे, जो केमिकल रिएक्शन मैंने पढ़ाई है ना उससे जस्ट पहले तक का पोर्शन होगा, उसमें जो बेसिक टर्म जो भी पढ़ाई थी उन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो DPP1 तुम्हें सॉल्व करनी है और चैप्टर पढ़ना है NCERT का। अच्छा, सीट में भी स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी रहेगी, वो तुम्हें नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी, ठीक है। वो दे रखी है, वो कब खोलनी है, खोलनी कब है, जब मेंस हो जाए तब, उसके बाद में वो सीट की थ्योरी तुम्हें खोलनी है। वो मिक्स कर रखी है हमने कि तुम्हें एडवांस के लिए हेल्प मिल सके, उसमें कुछ टॉपिक एडवांस के भी इंक्लूडेड हैं, तो उसको नहीं पढ़ना है अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए लेक्चर नोट्स और NCERT में से जो बताई जा रही है वो चीज़। तो चैप्टर 2 रीड आउट, है ना, चैप्टर 2 कौन सा चैप्टर पढ़ना है तुम्हें, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये पढ़ने हैं, ठीक है। और बहुत आराम से पढ़ लोगे, ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल अब तुम्हारा हो चुका है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जैसी हमने बताई है वही पढ़नी है, ठीक है। मतलब जो भी उस चैप्टर में दे रखा है वो सारा पढ़ना है, ठीक है, वैसे ही अप्रोच वैसे ही रखनी है, बस बातें हैं। और तीसरी बात क्या है, तुम्हें पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। सर चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर तो मैं पढ़ाऊँगा ना। पीरियोडिक टेबल जो है ना, सिर्फ टेबल की शक्ल देखनी है, शक्ल ही सिर्फ नहीं, उसमें जो भी दे रखे हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कौन सी पोजीशन पे है वो टेबल याद करनी है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पढ़नी है तुम्हें, चैप्टर नहीं पढ़ना, सिर्फ टेबल, जो टेबल का जो फॉर्मेट बना हुआ है वो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा सर बस नज़र मार लेना यार, ज़्यादा ही कुछ नहीं समझ पा रहा, पर ऐसा ना हो कि जिस दिन मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊँ बिल्कुल ब्लैंक चीज़ें हो ना, कि सर हमने पढ़ लिया, अच्छा ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, ये इस पीरियड में, ये इस ग्रुप में, इतना कम से कम पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे नज़र मारनी है और ये होमवर्क करना है तुम्हें DPP1 और ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। चलो थैंक यू।